इस समय जब सारी दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर लामबंद है, बहुत सारे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है, तब COP29 का एक अंतरराष्ट्रीय यानी वैश्विक सम्मेलन इस समय अजरबैजान के बाकू में चल रहा है। हालांकि ये कुछ समय से विवादास्पद रहा और क्योंकि अजरबैजान की जो मेजबानी थी वो कुछ भ्रष्टाचारों को लेकर इस चर्चा में आ गई कि अजरबैजान को ये क्यों दी गई है जिम्मेदारी। खैर, COP29 इस समय चल रहा है और 11 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक ये वैश्विक सम्मेलन चलेगा और संयुक्त राष्ट्र संघ का UNFCCC इसे अपने तत्वावधान में कराता आया है 1996 से। COP29 का लक्ष्य वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है, जो जलवायु कार्रवाई में निवेश की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। इस नजरिए में राष्ट्रीय योजनाओं और पारदर्शिता के माध्यम से महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देना शामिल है, जबकि उत्सर्जन को कम करने और जलवायु प्रभावों को संबोधित करने के लिए प्रभावी वित्त पोषण के साथ कार्रवाई को आगे बढ़ाना भी इसमें शामिल किया गया है। COP29 प्रेसिडेंसी विशेष रूप से छोटे द्वीप या विकासशील राज्यों और सबसे कम विकसित देशों में कमजोर समुदायों का समर्थन करने के लिए हानि और क्षति कोष को संचालित करने के महत्व पर बल देती है। ये 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC बढ़ाने का आह्वान करता है और 2025 तक NDC जमा करने का आग्रह करता है, जिसमें जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने और मीथेन जैसे गैर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अनुकूलन के संबंध में प्रेसिडेंसी सभी देशों से 2025 तक राष्ट्रीय अनुकूल योजनाएं यानी NAP बनाने का आह्वान करती हैं और अनुकूलन वित्त को बढ़ाने की जरूरत पर बल देती हैं। इसके अलावा COP29 वैश्विक वित्तीय संस्थानों और निजी क्षेत्रों को जलवायु वित्त को बढ़ाने और हरित नवाचार में निवेश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। COP29 एजेंडा 11 नवंबर को शुरू हुआ, जिसमें अजरबैजान ने अध्यक्षता संभाली और सम्मेलन के लक्ष्यों को स्थापित करने और इसे और आगे बढ़ाने के लिए सहायक निकायों की बैठक की मेजबानी की। 12-13 नवंबर को विश्व के नेता पेरिस समझौते पर चर्चा करने और जलवायु कार्रवाई महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए इकट्ठा होंगे, जिसमें अमेरिका और चीन द्वारा सह मेजबानी की जाने वाली मीथेन कटौती पर एक शिखर सम्मेलन भी शामिल है। 14 नवंबर को वित्त और व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जलवायु लचीलेपन में वैश्विक निवेश का समर्थन करने के लिए जलवायु वित्त के लिए बाकू पहल की शुरुआत की जाएगी। एजेंडा ऊर्जा और शांति को संबोधित करना था। ऊर्जा उपयोग, संघर्ष और मानव सुरक्षा के बीच संबंधों की जांच करना। 16 नवंबर को पहले डिजिटलीकरण दिवस के दौरान स्थायी डिजिटल प्रथाओं पर जाने से पहले एक रेस्ट के दिन बाद 18 नवंबर को यानी मानव विकास दिवस के साथ चर्चा फिर शुरू होगी। 21 नवंबर को एजेंडा स्वदेशी ज्ञान, लैंगिक समानता और जैव विविधता पर विचार करेगा, जिसमें जलवायु कार्रवाई में विविध समुदायों के योगदान को स्वीकार किया जाएगा। और अंत में यानी 22 नवंबर को COP29 के लिए प्रतिबद्धताओं को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता का समापन होगा। अब ये तो बात थी एजेंडे की और इसके समीकरणों की, जो 11 से 22 नवंबर तक चलने वाले हैं। अब जो सबसे अहम मुद्दा है वो है जलवायु परिवर्तन को लागू कैसे करेंगे और इसमें जो 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य की बात की गई है घटाने की, उस पर आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब डेवलप्ड कंट्रीज को लेकर और डेवलपिंग कंट्रीज को साथ लेकर चलने की बात होती है, तो डेवलपिंग कंट्रीज को ये कहा जाता रहा है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के अनेक सम्मेलनों में और मिशनों में कि डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज फंड देंगी, तब जब ये डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील देश जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। अब बात बहुत बड़ी आ रही है, क्योंकि ये सम्मेलन ऐसे समय में बाकू में हो रहा है जब अमेरिका में कुछ समय बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। मैंने ये प्रश्न इसलिए उठाया है क्योंकि अभी हाल में ही यानी लगभग 2-3 दिन पहले पर्यावरणविद सुनीता नारायण ने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को जलवायु परिवर्तन का विरोधी माना जाता है, शत्रु भी कहा उन्होंने तो। और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल ने ये बताया कि वो सिर्फ विकासवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं।
मशीनों की ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहते हैं और जलवायु परिवर्तन से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनका कोई सरोकार नहीं है कि विश्व किस जहर से जूझ रहा है, किस जहर से उन्हें उबारने की ज़रूरत है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन संबंधी दृष्टिकोण ही उनके नकारात्मक है। सुनीता नारायण का ये बयान बहुत अहम है क्योंकि पद्मश्री सुनीता नारायण सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक हैं। पद्मश्री तो मैंने कहा ही है और दुनिया भर में उनकी एक अच्छी इमेज है बतौर पर्यावरणविद। और वो खुद ये कहती रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जलवायु परिवर्तन के विरोधी हैं। ऐसे समय में कैसे विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति से फंडिंग मिलेगी जब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की और जलवायु परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने की। यहाँ एक पहलू ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा दोस्त माना जाता है, अच्छा दोस्त माना जाता है। ऐसे में भारत के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया है कि अब वो विकासशील देशों की जमात में खड़े रहकर अपनी भूमिका निभाए जलवायु परिवर्तन को लेकर, जो फंड को रिलेटेड अभी हमने बात कही, या फिर वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ आगे बढ़े जो कि जलवायु परिवर्तन में दिलचस्पी ही नहीं दिखाते अगर सुनीता नारायण की बात माने। तो ऐसे पहलुओं को लेकर ये जो त्रिकोणीय संघर्ष की बात अब यहाँ पर आपस में हो गई है। पर्यावरणविद एक तरफ खड़े हैं, भारत अलग खड़ा है, अमेरिका अलग खड़ा है, दूसरी तरफ COP29 जैसे देश खड़े हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा अंतर्राष्ट्रीय महासंघ खड़ा है। तो अब मुकाबला बहुत कड़ा है और जलवायु परिवर्तन यहाँ पर एक एम्पायर की तरह खड़ा है कि अब उसे उंगली उठानी है या उसे नॉट आउट देना है। किसके लिए उसे उंगली उठानी है, किसे उसे नॉट आउट देना है, ये अब बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ रही है। जब हम बात करते हैं विश्व समुदाय को जलवायु परिवर्तन की तरफ बढ़ने से रोकने की, ये दिखाने की कि जलवायु परिवर्तन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सावधान किया जाए, ऐसे में इस तरह के जो अलग अलग पहलू आ रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट अलग खड़े हैं, अमेरिका अलग जमात में खड़ा होने वाला है जनवरी के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की बागडोर संभाल लेंगे। और अगर सुनीता नारायण की ही बातें यहाँ पर स्वीकार की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाला भारत अलग देशों में खड़ा होगा। विकासशील देशों की जमात में खड़े रहने के बावजूद उसकी एक अलग भूमिका होने जा रही है और भारत को यहाँ पर बहुत डिप्लोमेटिक होना होगा क्योंकि जलवायु परिवर्तन अपने आप में एक समस्या है। जलवायु परिवर्तन अपने आप में एक वैश्विक चुनौती है जिसका सामना हमें भी करना है, भारत को भी करना है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी करना है, मिलकर करना है, पर्यावरणविदों को साथ लेकर चलना है। लेकिन अमेरिका जैसी महाशक्ति का भी साथ इसमें हमें चाहिए। अब देखना होगा कि भविष्य किस करवट जाता है।